जितना प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो बाकायदा सरकार के द्वारा खरीदा हुआ है। वो गोदी मीडिया नहीं, वो मोदी मीडिया है। परंतु जितना भी मजदूर गाड़ी पर ट्रेवल किया है, उनसे तीन दफा किराया लिया। अपने देश में हमारा कामगार वो यहाँ पर रिफ्यूजी हो गया, हम प्लानिंग की वजह से मरे हैं। उसमें हमारा देश का पूरा कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। तानाशाह वाले देश में भी ऐसा सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देश हमारा है, किसी इंडिविजुअल किसी के बाप का देश नहीं है। कि दिल्ली में सुनियोजित ढंग से और ओपनली फ्रंट लाइन पर आकर रूलिंग पार्टी ने बहुत बड़े दंगे करवा दिए। गौतम अडानी 15 बैंकों का इंटरनेशनल डिफॉल्टर है, 76,000 करोड़ रुपया कर्जा देना है इसने। और ये ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जो आपके सामने हैं कि उन्होंने पहले भ्रम फैलाया देश के अंदर, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तौर पर वो एक लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सारे एजेंडे सामने ले आते हैं। और टीवी जो है, जितना प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो बाकायदा सरकार के द्वारा खरीदा हुआ है। लोग बाग उसको गोदी मीडिया बोलने लग गए हैं। वो गोदी मीडिया नहीं, वो मोदी मीडिया है। और जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो उसका एक फर्ज बनता है मीडिया का कि आम जनमानस को, आम नागरिक को ये बताया कि भाई इसमें सच्चाई क्या है, वो उल्टा सरकार से भी बढ़ चढ़कर उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो सरकार की बात को पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिए हैं, उनके खिलाफ अगर जनमत बना, लोगों ने हौसला किया उनको उसको काउंटर करने का, तो उनको देशद्रोही कहना शुरू कर दिया। उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है रूलिंग पार्टी के, उनसे उनके ऊपर अटैक कराने शुरू कर दिए। और अल्टीमेटली वो नतीजा हमारे सामने है कि दिल्ली में सुनियोजित ढंग से और ओपनली फ्रंट लाइन पर आकर रूलिंग पार्टी ने बहुत बड़े दंगे करवा दिए। भारी संख्या में जानमाल का नुकसान हुआ। और वो जानमाल के नुकसान में ऐसी गवर्नमेंट अपने हाथ से, कभी हमने सोचा नहीं था कि गवर्नमेंट इस तरीके का मिसयूज ऑफ पावर कर सकती है कि होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कह दिया कि हमने उसमें इंक्वायरी बैठा दी है और इंक्वायरी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी। और अभी वो चार्जशीट पेश हो गई है और वो बहुत बड़ी चार्जशीट है जिसको ट्रंकों में भर के लाया गया है। उसमें जो विक्टिम है, जो जिनके ऊपर घर जले, आदमी मर गए उनके घरों के, वो सारे के सारे एफआईआर में नामजद हो गए। अब विक्टिमों को पकड़कर उनको जेल में भेज दिया। और जो उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे उनको भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लाने का काम कर दिया है, ताकि इन फ्यूचर सरकार की कोई भी पहल, अगर किसी ऑर्डर हो, उसको देश का कोई भी संगठन मदद ना करे। और अगर मदद करेगा तो उसका हश्र यही होगा कि वो भी विक्टिम में आ जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। और आपको ये सबको मालूम है, आप समझदार हैं इस मामले में, अपने अपनी फील्ड के नेता हैं। जैसे महाराष्ट्र में कोरेगांव का एजिटेशन हुआ था, उसमें भी जो विक्टिम थे उन्हीं को अक्यूज बनाकर, या जो लीडर उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको जेलों में डाला हुआ, उनकी बेल नहीं हो रही है। और वो ऐसा कानून है कि 6 महीने तक बेल ही नहीं होती है। इसमें भी ऐसा ही होगा। ये जो दिल्ली में दंगे हुए हैं, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में नेता आ रहे हैं, उन नेताओं की 6 महीने तक बेल नहीं होगी और उसको फिर एक्सटेंड किया जा सकता है। और सिमिलर चीज में आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर के जिन्होंने सालों साल वहाँ की पब्लिक को नेतृत्व दिया है, उनको भी पहले से ही उन्होंने 370 हटाने से पहले उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। और अभी जाकर उनको छोड़ा है, परंतु अभी उनको चाइना के साथ लिंक कर दिया है, ताकि उनको देशद्रोही बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो ऐसी गवर्नमेंट को हमारे देश के नागरिकों ने चुना है। और वो चुना कैसे है? वो गलतफहमी में चुना है, क्योंकि हमारे पास मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का सीमित साधन है हमारे पास। और ये जो अभी 19 का चुनाव जीत लिया इन्होंने, वो आपके सामने ही है कि पहला चुनाव जो है वो इन्होंने पिछली गवर्नमेंट के, जो कांग्रेस रूल गवर्नमेंट थी, उनकी करप्शन पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर, गरीबी पर, इसके ऊपर जीता था। 19 का चुनाव इन्होंने बालाकोट और
आपका जो पुलवामा का मामला हो गया, अभी उसके अंदर अगर कोई दूसरी सरकार होती जिन्होंने ये पूछना चाहा था कि उसमें पुलवामा में जो हमारे 44 जवान शहीद हुए हैं वो 2500 का कान्वॉय जाना था, उसको बसों में क्यों भेजा गया? उसको बाइयर उनके डायरेक्टर जनरल की सिफारिश थी कि सारी इस 2500 की फौज को बाइयर लिफ्ट किया जाए क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। उस डीजी की रिकमेंडेशन को मिट्टी में डाल दिया गया, रद्दी की टोकरी में, और अल्टीमेटली वो प्राइवेट बसें एंगेज कर वो ले जाया गया। और कहाँ से उसमें परिंदा भी नहीं आ सकता। अगर 2500 फौज का मूवमेंट हो कश्मीर में तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, परंतु उसमें कैसे एक प्राइवेट गाड़ी और 200 kg और उसमें बारूद देकर वो बस में जाकर हिट कर दिया और 44 जवान मर गए। और 44 जवान मरने के बाद फिर गवर्नमेंट ने अपने आप ही विदाउट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग हमारे एयर मार्शल को कहा कि आप जाकर वहाँ पर अटैक करिए पाकिस्तान में, जो बालाकोट का एरिया है, जंगल है, वहाँ पर जहाँ पर टेररिस्टों के पुराने 15-20 साल पहले कोई खंडर खड़े थे, वो जाकर वहाँ अटैक कराया। और जिन्होंने पूछा, क्योंकि इन्होंने उसका प्रचार किया मीडिया से कि हमने जाकर बदला ले लिया, उनके घर में जाकर मारा है, तो लोगों ने ये पूछा कि भाई हमारे जो 44 जवान मरे उनके कितने मरे, उनका नंबर बता दो। तुरंत कहना शुरू कर दिया सारे टीवी ने कि ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ये देशद्रोही हैं, ये हमारे से ऐसा सवाल कर रहे हैं ऐसे मौके के ऊपर। और उसमें हमारे चीफ एयर मार्शल से जब प्रेस ने पूछा कि जी आप वहाँ पर अटैक करके आए थे, कितनी कैजुअल्टी हुई है वहाँ पर, तो सरदार जी ने जो जवाब दिया होगा आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट माई ड्यूटी टू काउंट द डेड बॉडी, माई ड्यूटी इज ओनली टू हिट द टारगेट। जो मेरे को टारगेट दिया था मैं वहाँ हिट कराया। वहाँ पर अब पाकिस्तान का उन्होंने कहा वहाँ कौवा भी नहीं मरा, इंटरनेशनल न्यूज ये थी कि वहाँ एक कौवा भी नहीं मरा। तो अगर इसके ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूछा या और हमारे जितने भी नेता हैं उन्होंने पूछा, तो उनके सबके ऊपर टैग लगा दिया कि जो पाकिस्तान बोल रहा है वो दिल्ली के अंदर ये देश के दुश्मन बोल रहे हैं, ये मीडिया उसको कर देता है। तो अभी इसके चलते हुए मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हमारे को कम से कम, आप सब लीडर हैं दिल्ली के जो बैठे हैं यहाँ पर, देशभक्ति में हम किसी से पीछे नहीं है। हमारे सब बुजुर्गों ने देश को आजाद कराने में कहीं ना कहीं कुर्बानी दी है, और देश हमारा है, किसी इंडिविजुअल किसी के बाप का देश नहीं है। और परंतु अगर हमारे देश में जो हमारे को देश की लाखों लाखों जनता की कुर्बानी के बाद ये देश आजाद हुआ 73 साल पहले, तो उस वक्त भी अंग्रेजों की साजिश से हमारे देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान उन्होंने बना दिया कास्ट बेस, रिलीजन बेस के ऊपर, फिर उसके बाद बांग्लादेश बन गया। और अभी देश के अंदर जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के साथी हैं उनको किस तरीके से देश के दुश्मन डिक्लेयर करके, वो 22% पॉपुलेशन है, उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, एक भी मुस्लिम को ना एमपी की टिकट देंगे ना एमएलए की टिकट देंगे। हिंदू वोट को पोलराइज करके वो देशभक्ति के नाम पर ये 19 का चुनाव जीते हैं, जो कि मैनिपुलेटेड है। वो सारा का सारा, अगर कोई थर्ड एजेंसी आ जाती तो वो अगर इंक्वायरी हो जाती तो उसमें पकड़े जाते कि किन्होंने ये सारा मैनिपुलेट किया है। आम जनता को मालूम नहीं है। जनता ने तो कहा कि हमारे देश पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और वो हमारे 44 जवान मर गए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको अच्छे कफिन बॉक्स में रखकर तिरंगे में लिपेटकर उसमें बाकायदा आर्मी की सलामी देकर, और वहाँ पर प्रधानमंत्री जाते हैं, कम से कम अपना आधा घंटा लगाते हैं उनको, जिस तरीके की उन्होंने टीवी पे सबको देश को दिखाया कि मैं कितना चिंतित हूँ कि हमारे देश के जवान मर गए। अब मरने के बाद इलेक्शन जीत लिया, हम 50 दफा पूछते हैं, अखबार से भी कहते हैं 44 जवानों के सेटलमेंट पे क्या हुआ, उनको कंपनसेशन कितना मिला, उनके बच्चे को नौकरी कहाँ पर मिली। ये कोई कहीं पर किसी पेपर में कोई मीडिया बताता नहीं है कि हमारे देश के जवान जो देश की रक्षा के लिए मारे गए उनको क्या कंपनसेशन मिला, ये तो बताओ। परंतु अभी तक बताते नहीं। हमने कहा कि जैसे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, वो हर ड्यूटी पर मरने वाले जितने भी आर्म फोर्सेस है वो 1 करोड़ रुपए देता है। तो अगर आर्म फोर्सेस को एक हिंदुस्तान की कैपिटल का मुख्यमंत्री 1 करोड़ देता है तो हमारे देश की है उनको, ये अभी तक इसके ऊपर साइलेंट है, कोई जवाब ही नहीं देता उनका कोई भी प्रवक्ता इसके बारे में। तो मैं ये 2 चीजें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि हमारे देश का 50 करोड़ जो देश का निर्माण करता है, जो देश का बिना शर्म के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है।
बिना पूंजी और शर्म दोनों मिलेंगे तो तरक्की होगी। और अगर सिर्फ पूंजी को इम्पोर्टेंस देकर देश को लुटवाने का काम करें और हमारे शर्म के जितने हक हैं उनको छीनने का काम करें तो देश कैसे चलेगा, देश तरक्की कैसे करेगा। देश के अंदर एक इस महामारी का नाम के ऊपर हमारे 44 कानून बदल दिए, 4 कोड उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट में पास कराए हैं, ये 3 कोड तो अभी उन्होंने किसान बिल से पहले जो बाद में पास कराए हैं, ऐसा कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। तानाशाह वाले देश में भी ऐसा सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसानों के ऊपर जिस तरीके के जो बिल लाए हैं, वो जो भी साथी किसानी करते हैं, गांव में रहते हैं, उनको मालूम है कि अगर उनके वहां पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस अगर 15 साल का 10 साल का एग्रीमेंट करके किसान से उनको रेट अच्छे दे देंगे और अगर मंडियां डिस्ट्रॉय हो गई और जैसा कि अभी जियो कर रहा है, जियो का मालिक जो मुकेश अंबानी है, उसने सारे हमारे वोडाफोन के साथ जो एयरटेल वगैरह सबको फेल कर दिया। वोडाफोन जाने वाला वेंटिलेटर पर है, इतना उसके ऊपर फाइन किया हुआ है। फिर इकलौता जियो बचेगा जो मुफ्त बांट रहा था 6 महीने, और उसके बाद मोनोपोली होने के बाद फिर वो पैसा ही कमाएगा, क्योंकि वो इकलौता पूंजीपति है देश का जो दुनिया का 4थे नंबर पर अमीर बन गया, हिंदुस्तान का नंबर 1 पे बन गया। और इसी पेंडेमिक के अंदर अंदर उसकी 4.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी 6 लाख करोड़ हो गई। वो पैसे कमा रहा है, वो अमीर बन रहा है, परंतु हमारे देश के अंदर 40 करोड़ वर्कर के हाथ से नौकरी चली गई, उनके पास रोजी रोटी नहीं है। वो दिल्ली शहर के अंदर हमने देखा कि हम अपने देश में हमारा कामगार वो यहाँ पर रिफ्यूजी हो गया, उसको कोई रोटी खिलाने के लिए सरकार ने कोई भी प्लानिंग नहीं की, रहने की व्यवस्था नहीं की, दवा दारू की व्यवस्था नहीं की। तो किस तरीके से हमारा मजदूर पुलिस के डंडे खाते हुए, क्योंकि जब आपने लॉकडाउन कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया और जो निकल रहा था उसके ऊपर केस बना रहे थे कि ब्रीच ऑफ रूल है कि आप हमारे जो हमने डिक्लेयर किया है, लॉकडाउन किया है, उसके बाद आप बाहर कैसे निकल रहे हैं। अल्टीमेटली भूखों मरने से अच्छा उन्होंने कहा कि रोड पे मरना अच्छा है। तो हमारे 300 जवान मरे वर्कर, इन 300 वर्कर के बारे में सरकार का कोई भी नेता, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक आज तक मैंने किसी टीवी पे नहीं सुना। जो 300 गरीब मरे हैं उनको जो है हम सरकार की तरफ से एक बच्चे को नौकरी और उनको इतना कंपनसेशन देते हैं। वो क्यों मरे हैं? वो गवर्नमेंट की रॉन्ग प्लानिंग की वजह से मरे हैं। उसमें हमारा देश का पूरा कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है कि बिना किसी से बात किए हुए हमारा 135 करोड़ के देश को लॉकडाउन कर देना। और उस वक्त कोई ज्यादा पेंडेमिक में केस भी नहीं थे, ये केस भी इतने नंबर नहीं थे और उसको आगे बढ़ाया जा सकता था, बात की जा सकती थी। मेरी लाइफ रेलवे ट्रेड यूनियन की है, हम 25,000 गाड़ी रोज चलाते हैं, 2.5 करोड़ देश के नागरिक को 24 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। उसमें 10 लाख उतर जाता है, 10 लाख चढ़ जाता है, 2.5 करोड़ बैठा ही रहता है। तो अगर सरकार प्लानिंग करती, हमने चिट्ठियां लिखी है सबने मिलके, अगर हमारे से सलाह करती गवर्नमेंट, तो हम अपने देश के सारे जितने भी जिनको हम कहते हैं कि वो माइग्रेंट है, वो अपने देश में माइग्रेंट कैसे हो सकते हैं, उनको हम जहां पर जाना चाहते थे गवर्नमेंट को फ्री भेजना चाहिए था। ये आपदा थी, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो गरीब आदमी को मरने से बचाने के लिए, भूख से न मर जाए उनके घरों में पहुंचाने की ड्यूटी है। परंतु इन्होंने तमाशा किया कि 80% रेलवे ने दे दिया, 20% स्टेट देगी, परंतु जितना भी मजदूर गाड़ी पर ट्रेवल किया है उनसे 3-3 दफा किराया लिया गया और उनके पास जो भी बेचारे अपने पूंजी लेकर आ रहे थे उसमें से उन्होंने घर पहुंचने के लिए वो किराया, जिसने गाड़ी पे लिया, जिसने वहां पर स्टार्टिंग पे लिया, जिसने पहुंचने के बाद उनको क्वारंटाइन कर दिया चीफ पे। वहां तो स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहता है मेरे घर में ये बीमारी कहां से आ रही है, ये तो महाराष्ट्र की थी, मेरे गाँव यहाँ पे भेज दिया, मेरे यहाँ पर फैल जाएगा ये। उनको कहाँ पर ऐसी जगह पर ठहराया गया ना जहाँ पर पंखे थे, ना जहाँ पर खाने की व्यवस्था थी, ना जो वहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था थी। और उनको गरीबों को, देश के निर्माणकर्ताओं को, उनको 14-14 दिन भूख मारा गया, जहाँ पर भी उनको रखा गया। ये हिस्ट्री है, किसी को बताई गई है, टीवी बताता है, टीवी बताता नहीं है। हम बताएंगे, जितने आप सुन रहे हैं उतने सुनेंगे या आगे जाकर अपने साथियों को बताएंगे। परंतु इस तरीके का व्यवहार ये इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है। और अभी जो किसानों के तीनों बिल पास करने के बाद जो मेंबर पार्लियामेंट हमारे अपोजिशन में हैं, उन्होंने जितनी भी ताकत थी वो लगाई
उनको सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इसके ऊपर डिवीजन होना चाहिए, इसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी, ये सही है गलत है बहस होनी चाहिए। परंतु उनके वोटिंग राइट को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, उसको डिसऑनर करते हुए जो वाइस चेयर बैठा था, उन्होंने मार्शल बुलाकर उनको उठाकर एक आदमी को 15-15 मार्शलों ने बाहर फेंक दिया और वो बाहर धरने में बैठ गए। अगले दिन इसने अपॉर्चुनिटी देखी, बढ़िया है, कोई अपोजिशन नहीं है, हमारे तीनों कोड पेश किए और रूलिंग पार्टी ने हाथ खड़ा करके उसको पास कर दिया। अब 3 कोड क्या है? ये अंग्रेजों से भी बदतर के रूल हैं। यूनियन बनाना संभव नहीं होगा। यूनियन बनेगी सरकार की मर्जी से बनेगी और आप अपनी मांग के लिए अगर मालिक मना कर दे तो आप हड़ताल पे नहीं जा पाएंगे। और अगर हड़ताल का नोटिस देंगे, जिस डेट से नोटिस देंगे 60 दिन पहले नोटिस देंगे और आपकी स्ट्राइक रिकंसिलिएशन डीम्ड टू हैव बीन स्टार्ट, वो मान लिया जाएगा कि रिकंसिलिएशन स्टार्ट हो गई। उसकी कमेटी बने या ना बने और उसका अपर्लिमेंट नहीं है तो कितने दिनों में उसका डिसीजन लेगी। और ड्यूरिंग दैट पीरियड नो यूनियन कैन गो ऑन स्ट्राइक और इफ एनी यूनियन डिसाइड टू गो ऑन स्ट्राइक दैट विल बी ट्रीटेड एज इलीगल। और अगर इलीगल स्ट्राइक होगी तो उसको 20,000 से 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा, 2 महीने से 6 महीने की कैद होगी, यूनियन की रिकॉग्निशन विड्रॉ होगी या दोनों इकट्ठा हो सकता है। तो ये क्या मार्शल कंट्री हो गई क्या? ये हमारे देश में तानाशाह गवर्नमेंट हो गई क्या? ये दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये हमारा संविधान चेंज करने जा रहे हैं। अगर आपने और हमने गवर्नमेंट को चुना है तो हमारे हकों को रक्षा करने के लिए चुना है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए चुना है। और परंतु हमारे ऊपर ही मालिकों से मिलकर ऐसा वातावरण बनाया जाए कि हमारे देश में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, ये 2 आदमियों के अलावा कोई पूंजीपति है ही नहीं। आपको मालूम होगा कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कितने एयरपोर्ट अपग्रेड करके इंटरनेशनल लेवल पर गौतम अडानी को दिए हैं, जानकारी है नहीं आपको? वो पब्लिक का पैसा लगाकर उसको अपग्रेड किया और गौतम अडानी को एक दिन का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैनेजमेंट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। 5 एयरपोर्ट तो उसको इलेक्शन से पहले दे दिए और अभी बाद में 7 और दे दिए, 12 एयरपोर्ट उसको दे दिए। अभी बॉम्बे का जो शहर में एयरपोर्ट है उसको वो बेचेगा अरबों रुपए में। वो कहेगा कि ये बिल्कुल बस्ती के अंदर है, प्राइम लैंड है वो, और वो इंटरनेशनल को मैनेज करेगा। ये 2 आदमियों को, जो गौतम अडानी 15 बैंकों का इंटरनेशनल डिफॉल्टर है, 76,000 करोड़ रुपया कर्जा देना है इसने। और ये कर्जई जो है ये हमारे बहुत सम्मानित बने हुए हैं प्रधानमंत्री की निगाह में। और सारे डिफेंस की जो 41 फैक्ट्री है कॉर्पोरेटाइज करके उसको प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। हमारा 7% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, 7% जो हम गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में आते हैं, 93% तो ऑलरेडी मालिकों के जसलाई के बदला में दूर बने हुए हैं। वहां पर यूनियन बनाना जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं कितना मुश्किल है। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ, वहां सुनवाई होगी, डीएलसी लेबर डिपार्टमेंट में कितना करप्शन है, ये आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये आह्वान है कि इस हालात के अंदर हमारा देश एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे से जा रहा है। ये ऐसे पहाड़ से जा रहा है कि बस टर्न करती गिर भी सकती है खाई में, और अगर कोई एक्सपर्ट ड्राइवर होगा तो निकाल के हमारे को आगे भी ले जा सकता है। परंतु जैसा वातावरण है वो आम देश के नागरिक को गुलाम बनाने का है कि आप बोल ही ना पाए। जहां पर सरकार के खिलाफ बोलेंगे आपके खिलाफ आपका देश विद्रोही का मामला बनेगा, आपको जेल में डाला जाएगा। कौन सी मूवमेंट आएगी आगे? आपके देश का जो होम मिनिस्टर है उसका भाषण आपने सुना या नहीं सुना? उसने कहा था कि हम 50 साल तक हमारे को कोई हटा नहीं सकता, और अगर हम चुप रह गए, हम लड़ रहे हैं 10 मजदूर संगठन, और हमारे डिफेंस के साथियों को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने तय किया कि हम अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे जाएंगे। कोल वालों ने आजादी के बाद पहली दफा 3 दिन की मुकम्मल हड़ताल की सारी माइंस में। 5 लाख वर्कर हड़ताल पे चला गया आप लोगों की काल के ऊपर। बाकी हमारे अभी भारत पेट्रोलियम वाले जब बिक गए तो अब वो लड़ने का 3 दिन की हड़ताल पे गए। आपके सामने BSNL चुनी हुई है, तो इस गवर्नमेंट को उतारना भी आप ही के हाथ है। 4 साल अभी राम मंदिर बनेगा, फिर उसके बाद 23 का चुनाव आएगा। हो सकता है हमारा संविधान भी चेंज हो जाए और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति बन जाए
और राष्ट्रपति बनकर 50 साल हमारे देश में यही लीडरशिप, एक ही पॉलिटिकल पार्टी की राज करे, तो ये जनता ने डिसाइड करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ और इस आशा के साथ कि हमारे दिल्ली के 10 मजदूर संगठन इस सेंटर की काल को, 10 मजदूर संगठनों की काल को जब 26 जुलाई आएगा, 26 नवंबर आएगा, वो 26 नवंबर को पूरा दिल्ली जो कैपिटल है देश की, वो पूरी की पूरी बंद रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हाथ मुट्ठी बंद करके जो बात मेरी सुनी है, जिसको अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।